ठीक है, अभी तक का जो हमारा डेवलपमेंट है वो ये है, मैं रिकैप कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ कि भाई मेरे पास एक प्रोजेक्ट है स्प्रिंग बूट का, जिसमें स्प्रिंग जेपीए और पोस्टग्रेस एसक्यूएल, बस ये 2 प्लगइन है जो कि मेरे प्रोग्राम से रिलेटेड है। बाकी तो मावेन प्लगइन है और एक स्प्रिंग बूट पेरेंट प्लगइन है, जो भी है व्हाटएवर। कोई ज्यादा मैंने इसमें टूल टेक्नोलॉजी थ्योरीज बिल्कुल यूज नहीं किया। मैंने बोला स्प्रिंग जो डेटा देता है, स्प्रिंग डेटा जेपीए, वो ले लो और पोस्टग्रेस का जार ले लो ताकि आप अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सको। देन एक एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है, इसमें देखिए स्प्रिंग के डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर किया है, जिसमें उसका यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डायलेक्ट, यही 4 इंपॉर्टेंट है। वो शो एसक्यूएल तो अब मैं हटा भी दूंगा क्योंकि हमने बहुत कर दिया, बहुत देख लिया क्वेरी बनते हुए, या इसको फॉल्स कर देना चाहिए क्योंकि वो हर बार क्वेरी प्रिंट करता है तो हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है वहां पर, क्योंकि हम कमांड लाइन से चला रहे हैं तो बीच बीच में वो आता रहता है। तो अब आप देखिए ये तो डिफॉल्ट में भी फॉल्स होता है। यूजर नेम, पासवर्ड, कनेक्शन स्ट्रिंग और डायलेक्ट, 4 इंफॉर्मेशन ही दी है। उसके बाद हमने एक एंटिटी बनाई है और उसमें 2 एंटिटी हमने सेट की है अब तक, ऑथर टेबल और बुक। 2 ही टेबल बनाई है, इसके 2 हमारे रिकॉर्ड बन गए हैं, ओ 2 टेबल बन गई है। उसके बाद हमने ये बनाया था रिपोजिटरी फोल्डर में या रिपोजिटरी पैकेज के अंदर एक इंटरफेस बनाया था जिसको क्रूड रिपोजिटरी से हमने एक्सटेंड किया था। अभी मैंने सिर्फ एक का बनाया है बुक रिपोजिटरी, आपको बनाना है ऑथर रिपोजिटरी। जैसे जैसे मैं बुक का सिस्टम बनाऊंगा वैसे वैसे आप ऑथर का बनाइए। देन हमने एक मेन प्रोग्राम बनाया था और मेन प्रोग्राम में हमने ये मेन प्रोग्राम में हमने इम्प्लीमेंट कमांड लाइन रनर किया था कि भाई हमें कमांड लाइन से इनपुट लेना है ताकि हम अपने रिपोजिटरी को टेस्ट कर पाए, क्योंकि रिपोजिटरी में हमारे को रिकॉर्ड इंसर्ट भी करना था और रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें यूजर से कंटेंट भी ले लें तो बेटर रहता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। देन हमने यहाँ पर एक ट्राई कैच ब्लॉक में वाइल कंडीशन लगाई थी कि जब तक वाई ना प्रेस करे तब, जब तक वाई प्रेस करे तब तक कंटिन्यू करते रहिए। मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, जब तक एन ना प्रेस करे तब तक कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि वो वाई के बदले कभी कभी ना यू टी आजू बाजू के कैरेक्टर दब जाते हैं, तो इसलिए मैंने कंडीशन पलट दी है। एन प्रेस करने पे ही प्रोग्राम बंद होगा, बाकी कोई भी की प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम चलता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, हमने कुछ ऑप्शंस बनाए थे, जैसे मेन्यू चॉइस 1 लेगा तो हम उसको फाइंड ऑल कर लेंगे, पूरी लिस्ट दिखा देंगे। मेन्यू चॉइस 2 लेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ कि सारे चॉइस मुझे एक लाइन में दिख जाए। हाँ, 2 लेगा तो एड बुक कर लेंगे, 3 लेगा तो बुक बाय आईडी कर लेंगे, 4 लेगा तो बुक बाय नेम। ये अभी हम करने वाले हैं, अभी हम करेंगे बुक बाय नेम और बुक नेम ऑल, बुक बाय नेम ही करते हैं, ये डबल डबल करने की जरूरत नहीं है। 5 हमने ये भी बात की थी कि जो हमारा ये क्रूड रिपोजिटरी है ये हमें 10-11 फंक्शन देता है, सेव ऑल, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय, इस तरीके से। उन्हीं फंक्शंस को हमने यहाँ पर यूज किया था जब हमने यहाँ पे कॉल किया था। यहाँ देखिए बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, अब ये फंक्शन हमने लिखा नहीं है, ये हमें क्रूड रिपोजिटरी ने दे दिया है। अब हम फंक्शन लिखने वाले हैं, अब हम फंक्शन लिखना चाहते हैं। क्या फंक्शन लिखना चाहते हैं? सर्च बाय बुक नेम, बुक को बुक नेम से सर्च कर दो। अब ये हमारे पास क्या है, रिपोजिटरी है, इंटरफेस है। ये कहता है कि आप, कल कोई बोल रहा था कि एचक्यूएल कब करेंगे, हम अभी एचक्यूएल या एचक्यूएल प्लस जेपीक्यूएल, जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज, और प्लस नेटिव एसक्यूएल, ये 3 हम अभी करेंगे अभी आज की क्लास में। नेटिव एसक्यूएल मतलब प्लेन एसक्यूएल जो आपका डेटाबेस समझता हो। जेपीक्यूएल
स्प्रिंग वालों का या जो हमारे जावा कम्युनिटी है उनका जो क्वेरी लैंग्वेज है उसको हम जेपीक्यूएल बोलते हैं, और हाइबरनेट वालों के लिए हम हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। अभी हमारा जो यूजेस है वो हमने स्प्रिंग डेटा यूज किया है, तो जेपीक्यूएल ज्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट ये है कि आपकी जो 90% रिक्वायरमेंट है, 90% आपके जो डेटाबेस से इंटरेक्शन की जरूरत है, वो क्रूड रिपोजिटरी पहले ही पूरी कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम आप डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। जब आपको इन फंक्शन से काम नहीं होता है तो आप कस्टम फंक्शन लिखना चाहते हैं। कस्टम फंक्शन लिखने के भी लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक को हमने ऊपर लिया है और एक है क्वेरी डीएसएल। क्वेरी डीएसएल क्वेरी डीएसएल जो है वो इंग्लिश लाइक फंक्शन डिक्लेरेशन टेक्निक है, जिसके थ्रू आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसके डिक्लेरेशन में ही लॉजिक लिखा होता है। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ एरे लिस्ट ले लेते हैं, आई ट्रेबल ऑफ बुक, ये जो रिटर्न जाएगा फाइंड बुक। अब ये देखिए ये सब इंग्लिश आ रही है, फाइंड बुक बाय बुक नेम, फाइंड बुक बाय नेम, अपने पे आएगा, फाइंड बुक ऑल बुक बाय बुक नेम कंटेन्स ऑर्डर बाय बुक नेम, इस तरीके से। अब ये जो था फाइंड मतलब मुझे सिलेक्ट करना है बुक, बुक मेरे एंटिटी का नाम है, बाय बुक नेम, तो बुक नेम भी मेरे प्रॉपर्टी का नाम है। यहां देखिए ये वाला प्रॉपर्टी, फाइंड बुक बाय बुक नेम कंटेन्स। अब कंटेन्स का मतलब क्या हो गया कि एक पैरामीटर देंगे हम स्ट्रिंग सर्च, देन जब वो लिस्ट आ जाएगी तो उसको ऑर्डर बाय बुक नेम कर सकते हैं, ऑर्डर बाय बुक आईडी भी कर सकते हैं, ऑप्शन दोनों रहेगा। बुक आईडी भी है, बुक नेम भी है, बुक आईडी असेंडिंग भी है, बुक आईडी डिसेंडिंग भी है, बुक नेम असेंडिंग भी है, बुक नेम डिसेंडिंग भी है। तो ये जो है कोई भी ले लो, अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमें इसकी कोडिंग नहीं करनी है। फिर से सुन लो, जब आप इंटरफेस को एक्सटेंड करते हो क्रूड रिपोजिटरी से और आप उसके अंदर क्वेरी डीएसएल के टेक्निक से फंक्शन के नाम को इस तरीके से लिखते हो कि फंक्शन का नाम ही अपने आप में लॉजिक बन जाता है, इस टर्म को बोलते हैं क्वेरी डीएसएल। ये जो था ना फंक्शन के नाम को इस तरीके से लिखना कि फंक्शन के नाम, फंक्शन का जो नाम है वही लॉजिक है, फंक्शन का जो नाम है वही लॉजिक है। अब इसमें बहुत सारे आपके पास वर्ब है, फाइंड, अपडेट, डिलीट, एंटिटी का नाम आ जाएगा बीच में जैसे बुक, ऑथर, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा, उसके बाद ऑर्डर बाय वगैरह है, और वेयर कंडीशन के लिए भी जैसे ये वेयर कंडीशन ही हो गई ना, ये क्या हो गया, सिलेक्ट फ्रॉम बुक वेयर बुक नेम लाइक दिया गया सर्च वैल्यू, ऑर्डर बाय बुक आईडी डिसेंडिंग। तो ये जो आपकी एसक्यूएल की जो क्वेरी थी उसी को आपने क्वेरी डीएसएल के माध्यम से फंक्शन के नाम में एडजस्ट कर दिया। जब आप 5, 10, 20 बार इसका प्रैक्टिस करोगे और टेबल ऐसी बनाओगे जिसके अंदर थोड़े ज्यादा कॉलम्स हो, सैलरी का कॉलम हो, डिपार्टमेंट का कॉलम हो, कंट्री का कॉलम हो, पिन कोड का कॉलम हो, तो आप देख सकते हो फाइंड एम्प्लॉय बाय सैलरी आईडी मोर देन ग्रेटर देन एक्स एंड सैलरी लेस देन वाई। फिर आपका जो यहाँ पर स्ट्रिंग सर्च है उसकी जगह पे 2 पैरामीटर्स हो जाएंगे,
कितने पैरामीटर्स होंगे ये आपको इसके फंक्शन के नाम से ही पता लग जाता है। जैसे बुक नेम कंटेन्स एक पैरामीटर हो गया कि भाई मेरे को तो सर्च वैल्यू देनी है, ठीक है। और बना ले एक ही काफी है। हम अपने डिपोजिट अपने प्रोग्राम में चलते हैं। सर्च बुक बाय बुक नेम, ये पांचवा ऑप्शन एक बनाना है मुझे, है नहीं मेरे पास, तीन ही है। तीन है, चौथा क्या था? चौथा सर्च बाय बुक नेम। मेन्यू चॉइस नंबर 4, मैं इसको कॉपी करता हूं और पेस्ट कर लेते हैं। मेन्यू चॉइस नंबर 4, इसमें जो हमारा यूजर है वो एंटर बुक नेम सर्चिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट लाइन हम रीड कर लेंगे स्ट्रिंग में, इसको मैं डाल देता हूं सर्च। और यहां से जो हमने ये लिया है ना, प्रिंटिंग का जो साधन लिया था बुक ऑल का, वो यहाँ ले आता हूँ। रिपोजिटरी डॉट फाइंड बुक बाय बुक आईडी सर्च। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने कल ये प्रोग्राम खूब चलाया था। चॉइस 1 फॉर डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, चॉइस 2 फॉर ऐड न्यू रिकॉर्ड, चॉइस 3 फॉर सर्च बुक बाय आईडी। अब हमारा सिर्फ चौथा चॉइस है सर्च बाय बुक नेम। उसके लिए क्या करना है, एक और कंडीशन ओपन करनी है, मेन्यू चॉइस नंबर 4। मेन्यू चॉइस नंबर 4 में हमें पहले से ही मालूम था कि यूजर से हमें नाम पूछना है, भैया किस नाम को सर्च करना चाहते हो, वो हमने सर्च वेरिएबल में रख लिया। और ये जो फंक्शन था फाइंड बुक बाय बुक नेम कंटेन्स ऑर्डर बाय बुक आईडी डिस्क्रिप्शन, ओह सॉरी डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय बुक आईडी डिसेंडिंग, ये पूरी की पूरी एक इंग्लिश का सेंटेंस है जिसका एक लॉजिक हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। उसके अंदर हमने सर्च की वैल्यू को डाल दिया, जो भी आएगी वो लिस्ट आएगी। देखो यहाँ पे हमने पहले उसको बता दिया था कि हमारा ये वाला प्रोग्राम बुक के लिस्ट को रिटर्न करेगा, आइटरेबल को रिटर्न करेगा। देन अगला हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, अगर एरे लिस्ट में कोई वैल्यू आई है तो उसको आप आइटरेट करके प्रिंट कर दीजिए। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले हम कर लेते हैं डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। यहाँ पे मेरे पास कुछ किताबों के नाम आ गए, जावा प्रो, महाभारत, रामायण, लेट्स सी, सी प्लस प्लस, एडवांस, एडवांस्ड जावा, लेट्स, हातिम, पता नहीं क्या क्या आ गए। डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई, मैंने अभी वाई ही प्रेस कर दिया। 4 नंबर ऑप्शन सर्च बाय बुक नेम, एंटर बुक नेम एडवांस्ड, एक वैल्यू सर्च होके आ गई। एडवांस जो भी 9 नंबर आईडी थी वो निकल के आ गई, ये वाला बुक हमारे को सर्च हो गया, यानी कि ये काम कर रहा है। इसी तरीके से जो जेपी, ये जो क्वेरी डीएसएल है वो आपके एंटिटी के ऊपर और एंटिटी के अंदर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, कॉलम के ऊपर, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हम कब जावा के बारे में बात कर रहे हैं कब डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंटिटी मतलब जावा की एंटिटी, कॉलम मतलब डेटाबेस का कॉलम, जावा की साइड से बात करेंगे तो उसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो एंटिटी और उसके प्रॉपर्टी के नाम को आगे पीछे लगा के कंटेन्स, अब देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं। मान लेते हैं मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड सर्च करना है तो उसमें चला जाएगा ऑप्शनल बुक, क्या लिख रहा हूँ मैं,
ऑप्शनल बुक फाइंड करना है। फाइंड बुक बाय बुक नेम एंड्स विद। अब एंड्स विद मतलब क्या है कि एक पैरामीटर होगा। दैट्स इट। फाइंड बुक बाय बुक आईडी नेम। आईडी एंड्स विद करेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। बुक नेम एंड्स विद। अब मुझे एक फंक्शन बनाना था जिसमें किताब के नाम को मैं सर्च करूंगा, लेकिन वो नाम किताब के नाम में लास्ट में होना चाहिए। तो फाइंड बुक आईडी, फाइंड बुक बाय बुक नेम एंड्स विद। इस तरीके से आपके पास कई सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन मिलेंगे। एंड्स विद, बिगन्स विद, कंटेन्स, कंटेनिंग, ये सब आपके वेयर कंडीशन है। अगर ये न्यूमेरिकल होता तो आपको ये भी मिल जाता। आई ट्रेबल ही कर लेता हूँ। सपोज आईडी के ऊपर, क्योंकि आईडी मेरे पास न्यूमेरिकल है ना, तो थोड़ा न्यूमेरिकल पे और ज्यादा दूसरे के तरीकों के ऑपरेशन हो सकते हैं। बुक आईडी इक्वल्स फॉल्स ग्रेटर देन और बुक आईडी लेस देन में इक्वल भी लेना है, लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर बाय आईडी। यहाँ पे मैंने दो इंटीजर वेरिएबल पास कर दिए, इंट ए इंट बी। अब कैसे पता लग रहा है? फाइंड बुक, ठीक है भाई, बुक की लिस्ट बनाओ बाय बुक आईडी ग्रेटर देन। अब बुक आईडी ग्रेटर देन मेरे फंक्शन को कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू से ग्रेटर देखना है? तो मैंने पैरामीटर में डाल दिया इंट ए से ग्रेटर। इसको और नहीं करते हैं, इसको एंड करते हैं ताकि हमारी रेंज बन जाए। ए से ग्रेटर एंड बुक आईडी लेस देन और इक्वल टू। फिर एक बात आ गई, उसको कैसे पता चलेगा किससे लेस देन और इक्वल टू? तो बी से लेस देन और इक्वल टू। ए से बड़ी और बी से वैल्यू जो भी हम इनपुट दें, मान लेते हैं मैं देता हूँ 5 और 7, तो बुक आईडी 5 से बड़ी और 7 से छोटी और इक्वल, तो कौन सी है? 5 से बड़ी और 7 से छोटी इक्वल में क्या क्या आ जाएगा? कौन बताएगा? 6 एंड 7 दोनों आ जाएंगे ना, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। तो 6 और 7 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब यार मेरे पे तो आपने बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी है। अभी एक्चुअली इन सब के लिए ना मुझे वो चॉइस बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं चॉइस नहीं बनाऊंगा, इसके लिए बनाऊंगा। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला, मैं फंक्शन के नाम को यहाँ पे डालने वाला हूँ कि भाई 5 नंबर पे आएगा तो ये चीज हमें टेस्ट करनी है। अब कौन जाएगा उसमें स्पेस लगाने, ये उसकी अंग्रेजी ठीक करने। और आपको लिस्ट आने वाली है, तो ये 4 नंबर को मैंने कॉपी किया, 5 नंबर पे डाला। 5 नंबर पे आपने बोला था कि भाई बुक आईडी स्टार्ट्स विद, यहाँ पे मुझे आपने आदेश दिया था कि एक इंट पकड़ लेना और उसको ए बना लेना और इसका डेटा टाइप इंट कर देना। फिर इसी तरीके से एक और इनपुट ले लेना, बी बना लेना और उसके बाद एक बार स्कैनर में नेक्स्ट लाइन पकड़ लेना। वो बाहर जो लाइन फीड होता है ना, उसको खत्म कर देता है। फाइंड बुक आईडी कंटेनिंग ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ए बी।
ए कॉमा बी, देन सर्च कर लो, बस काम खत्म, मेरा काम खत्म। क्योंकि इस फंक्शन ने बोला था मुझे ए और बी मतलब स्टार्ट विद और एंड विद दे देना, वो मैंने इसको दे दिया। एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, प्रेजेंट टेंस में बात करनी है। एनीवे देखते हैं। अब यहाँ पर दिस इज द पावर ऑफ DSL, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। इसमें आपने इंग्लिश बोल के ही लॉजिक लिख दिया है। रन करके देखते हैं चलता भी है कि नहीं चलता है। फाइंड बुक बाय बुक, बुक स्टार्ट्स विद 5 एंड्स विद 7। मेरे पास 5 से कोई आईडी नहीं है, 6 से भी कोई नहीं है, एक ही आया। yes, find book by 1 ends with 100, सारे आ गए। तो मेरे पास 5 भी था, 5 में रामायण था, 5 से तो बड़ा। 6 नंबर में लेट्स सी और 7 नंबर में C++, ये आना चाहिए था। एक बार और ट्राई करते हैं। फाइंड्स बाय ग्रेटर देन आईडी समथिंग, 5 से ग्रेटर, 7 से लेस देन इक्वल टू। सिर्फ 7 आया, 6 क्यों नहीं आया? 6 था हमारे पास ना, बुक आईडी 6 में लेट्स सी था। सर था 6। इसका फिर एक बार हम इसको स्टॉप करते हैं और जो हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया था ना कि क्वेरी क्या बनती है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। पार्शियली तो हमारा प्रोग्राम काम कर ही रहा है, उसको कुछ तो समझ में आ रहा है। जब हमने 1 से 100 दिया था तो सारी किताबें निकाल के दे दी थी। 5 नंबर, अब मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और 8 करता हूँ। 5 और 8 के बस 6 नंबर से दुश्मनी है इसको। क्वेरी देखो क्या बनी, जो हाइबरनेट क्वेरी बनाता है ना, आपको अपने टेबल पे ध्यान रखना है। बाकी ये बहुत सारे जो अलियास है वो बना देता है। जैसे टेबल का नाम है बुक, यहाँ से देखो टेबल का नाम है बुक, तो बुक का अलियास बना दिया बुक 0_। उसके बाद इसने यहाँ पे क्या लिखा है, बुक 0_ डॉट बुक आईडी एज। अब ये जो कॉलम है बुक अंडरस्कोर आईडी, इसका इसने अलियास बनाया है एज बुक आईडी 1_1_1_1, पता नहीं क्या है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेरी है वो देखने में थोड़ी सी अटपटी सी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे वैसे समझते हैं ना कि भाई ठीक है, अंडर मान लिया मेरे बुक को तो रेफर कर ही रहा है, फ्रॉम बुक नेम दैट इज ओके, एंड देन कॉलम में ये डॉट करके जो कॉलम नेम है ये भी सही है, ठीक है, यही कॉलम नेम थे हमारे, बुक आईडी बुक नेम बुक आईडी बुक नेम। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है इसका वेयर कंडीशन क्या बना, जिस वजह से हमारा 6 मिसिंग हो गया। वेयर कंडीशन बनी वेयर बुक आईडी इज ग्रेटर देन गिवन पैरामीटर एंड बुक आईडी इज लेस देन इक्वल टू गिवन पैरामीटर, यही बनी है, बुक आईडी ग्रेटर देन, एंड यही तो हम वेयर कंडीशन बनाते जब हम एसक्यूएल लिखते और मैं बोलता कि एक आईडी के रेंज में मुझे बुक पे डिटेल्स निकालो, तो आपकी कंडीशन क्या बनती, वेयर बुक आईडी इज ग्रेटर देन समथिंग एंड बुक आईडी इज लेस देन समथिंग। एसक्यूएल की क्वेरी में तो कोई आपत्ति नहीं है। एक बार इस एसक्यूएल की क्वेरी को हम पोस्टग्रेस पे भी चला के देख लेते हैं कि वहां क्या आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमारे प्रिंटिंग में तो ठीक है 5 और 8 दिया तो 7 और 8 दोनों प्रिंट हो गए, 6 नंबर मिसिंग है। एक बार और चला लेते हैं। 5, ओहो, एक बार और चला लेते हैं। 5 नंबर का मुझे काम है, 4 से 8 दिखाओ। जब मैंने 4 से 8 दिखाया तब इसने 6 नंबर दिया, 5 से 8 में 6 को गायब कर दिया, ग्रेटर देन 5। लेट्स सी, यहाँ देख लेते हैं क्या हुआ था, पता लगेगा।
ये क्वेरी हाइबरनेट चला रहा था, वेयर बुक आईडी ग्रेटर देन 5, सॉरी लेस देन इक्वल टू 7 था हमारा, लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन 5, यही हम पास कर रहे थे। यहाँ पर तो आपको 6 और 7 दोनों प्रिंट हुआ है, इसका मतलब जो हमने एस आउट लगाया है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेरी जब हमने चलाई है तो 6 और 7 दोनों आए हैं। ओ ये देखो क्या है, हमने आईडी को आई को 0 से इनिशियलाइज करना चाहिए था, हमने उसको 1 से इनिशियलाइज किया, इसलिए वो एक ऑब्जेक्ट छोड़ के कर रहा था, एरे के सेकंड एलिमेंट से वो काम कर रहा था। पांच नंबर, 5 से बड़ा 7 से छोटा, आगे। जी सर आगे। हाँ तो वो है हमारी यहाँ पे मिस्टेक क्या थी, अभी आप हमारी मिस्टेक थी क्या हुआ? जी 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 सर। ये चीज पता क्या है, ये 90% होती है, पर ये जी नहीं है एक्चुअली। ये तो ये मानो कि अगर ये समझ में नहीं आएगी 90%, दिस इज द लॉजिकल एरर। आपने आई 0 से 1 से ये हमेशा होगी, तो आपको ये डिबगिंग के स्किल्स आने चाहिए। देखो प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम थी? दो रिकॉर्ड्स दिखाने थे, रिकॉर्ड एक दिखा रहा था, हाइबरनेट अपना काम कर रहा था, अमरीश सर अपना काम कर रहे थे, आई अपना काम कर रहा था, इनिशियलाइज हो गए। तो आपने इसका मतलब ये कि डिबग कैसे करते हैं, इन्होंने एसक्यूएल उठाई, एसक्यूएल उठा के चेक की डेटाबेस ठीक दे रहा है जो हाइबरनेट बना रहा है, उन्होंने कहा हाँ जी एसक्यूएल तो ठीक बना रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई कि कहीं ना कहीं कोड गलत है, कोड चेक किया तो आई में मिल गया। अगर आपको डिबगिंग स्किल्स नहीं आएंगे तो लॉजिकल एरर रिमूव नहीं होगी। दो तरह की एरर होती है, वन इज सिंटैक्टिकल, सेकंड इज द लॉजिकल। सिंटैक्टिकल कंपाइल टाइम आ जाएगी कि आपने सिस्टम को पिस्टन लिख दिया, क्लीन लिखा गया, हो गया, चलो गलत है, कंपाइलर बता देगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिकल कोई नहीं बताएगा, लॉजिकल तो बॉस भी नहीं बताएगा, कहेगा ढूंढ लो भाई क्या गलती हो गई। देखो सर सबसे ज्यादा टाइम तो लॉजिकल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में लगता है ना। कंपाइलर एरर तो मैं भी बता दूंगा, ओ दिस ये सिंटैक्स एरर है, इसे ठीक कर लो, कोई भी बता देगा। जब तुम आओगे सर मैं तो एक प्रॉब्लम कर रहा था, ये अब प्रोग्राम में लिख रही है 5000 लाइन कोड में, अभी लाइव प्रोजेक्ट दिखाऊंगा आपको, अब मैं उसमें 5000 में मैं कहूंगा फंक्शन नया लिख ले भाई, मैं नहीं बताऊंगा। तो चीजें पता क्या, लॉजिकल पे बहुत ज्यादा फोकस करना, मैंने इसलिए 1 मिनट के लिए यहां बोला है। लॉजिकल बिल्कुल बिल्कुल जो आपके आईटी कैरियर को मतलब डिफाइन करती है, जिसके स्किल्स होते हैं हाउ टू इंप्रूव द लॉजिकल स्किल्स, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो है बहुत फोकस करना, इस एरर को कैसे रिमूव करते हैं। मैं अगर ये आपको आ गया तो आप आईटी के मास्टर बन जाओगे। चलो जी सर कंटिन्यू। मास्टर, सही बात है, बिल्कुल 100% ट्रू। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और एक आया तो यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डेटाबेस का यूजर आईडी पासवर्ड कनेक्शन क्वेरी सब सही चल रहा था। आउटपुट में गलती है तो इसका मतलब यह है कि या तो डेटाबेस दे नहीं रहा है या जावा प्रिंट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम डेटाबेस से इंक्वायर कर सकते हैं कि भाई जो क्वेरी चल रही थी वो क्या दे रही थी, वहां पे पता लगा 2 दे रही थी। अब माइंड एकदम क्लियर है कि भाई पोस्टग्रेस की कोई गलती नहीं है, हाइबरनेट की भी कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो जहां पे लूप चल रहा है ना बस उसी जगह पे कोई गलती है। तो इसी को लॉजिकल डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आता हूं कि भाई हमारे में कोई ऐसा बॉस ने कुछ ऐसा बोल दिया जो हम इस तरीके से फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है कि ये वाला जो है आप अपने प्रॉब्लम की फ्रेमिंग कर रहे हैं, फ्रेमिंग यूजिंग, ये क्या था, डीएसएल, क्वेरी डीएसएल, या इसको जेपीक्यूएल भी बोल सकते हैं। नहीं जेपीक्यूएल इसको नहीं बोल सकते, इसको डीएसएल ही बोलेंगे। कुछ ऐसी बातें हो गई जिसमें आप चाहते हो कि नहीं हम तो क्वेरी लिखें, हमें कुछ क्वेरी लिखने का मन है या हम क्वेरी लिखना चाहते हैं। अब मान लेते हैं मुझे इसी की क्वेरी लिखनी है, मैं इसी को बाय क्वेरी कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात मुझे डीएसएल की इंग्लिश ऐसी बिगाड़नी पड़ेगी कि जिसमें ये खुद से जनरेट ना कर पाए। तो मैं फाइंड बाय के बदले मैं बोल देता हूँ कस्टम फाइंड, क्या था ये, कस्टम फाइंड बुक बाय आईडी, कस्टम फाइंड बुक बाय
आईडी ऐसे करके। अब ये देखो कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो कोई चॉइस आ नहीं रही है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कस्टम है। अब इसके ऊपर हम लिख देंगे @query कि भाई ये तो क्वेरी है। जैसे एक सेकंड, मैंने कल लिखा था, मुझे दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए मैं नोट ओपन कर लेता हूँ। आ जाएगा ना, यहीं आ जाएगा, एक सेकंड। ये वाला हम पकड़ लेते हैं, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, फिर इसको कस्टमाइज करता हूँ। अभी हमने ये डिजाइन वाला सिलेक्ट किया है कि हमें इस डिजाइन में काम करना है। हमें भाई गेट माई बुक्स ए और बी, दो पैरामीटर पकड़ने हैं। वेयर बी डॉट बुक आईडी ग्रेटर देन ए एंड बी डॉट बुक आईडी is less than equal to b। लो भाई, by book range, बुक आईडी रेंज। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पिछले 3 दिन से आप सोच रहे हैं कि मैं क्वेरी कब लिखूं, मैं सिलेक्ट शब्द का इस्तेमाल कब करूं, मैं वेयर कंडीशन का इस्तेमाल कब करूं। तो अभी आपकी वो जो चाहत थी वो पूरी हो रही है कि यहाँ पर हम अगर एक फंक्शन को, दिस इज नॉन डीएसएल, पॉइंट टू बी नोटेड, ये नॉन डीएसएल है, ये अपने आप क्वेरी जनरेट नहीं करेगा। तो जब ये अपने आप क्वेरी जनरेट नहीं करेगा तो आप इसको क्वेरी दे सकते हैं, आप इसको क्वेरी दे सकते हैं, डिफाइन योर क्वेरी। लेकिन यहाँ पर फिर से एक चीज मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये HQL है, दिस इज HQL। कैसे? देखिए बी डॉट बुक आईडी, यहाँ पे बुक अंडरस्कोर आईडी नहीं लिखा हुआ है। हर चीज को बहुत ही फोकस होकर देखना है और एकदम से समझना है कि वो जावा साइड से बात कर रहा है कि डेटाबेस साइड से बात कर रहे हैं। तो डेटाबेस में बुक अंडरस्कोर आईडी है, बुक आईडी नहीं है। वहां पे बुक अंडरस्कोर आईडी में आई स्मॉल है। हर चीज पे फोकस करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, बुक आईडी में आई क्या है, स्मॉल है। बुक आईडी के बीच में क्या है, अंडरस्कोर है, तो ये कॉलम का नाम है, ये कॉलम का नाम है। और यहाँ पे क्या है, बुक आई कैपिटल है और अंडरस्कोर भी मिसिंग है। इसका मतलब ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेरी कर रहा है, ये आपके जावा साइड की क्वेरी है और यही HQL है, यही HQL है, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। ये SQL नहीं है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, ये HQL है। जिसमें आपने यहाँ पर जब ये दिया तो ये क्लास का नाम है, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई और आप प्रॉपर्टी के ऊपर ग्रेटर देन लेस देन लगा रहे हो। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज के सहारे क्वेरी बनाओगे तो वो HQL कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? वो HQL कहलाई जाएगी। ये जो क्वेरी है सिलेक्ट वाली, ये कितने भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इसमें कितने भी एंड, वेयर, लेस देन, ग्रेटर देन, हैविंग, ग्रुप बाय, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HQL है, चलेगा। अब इसके लिए मैं एक वो बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, 6 नंबर चॉइस। 6 तो बन गया था शायद, 5 नहीं, 5 बना था, 6 नंबर बना लेता हूँ। 6 नंबर, get books by book ID range, this is HQL वे, ऐसे कर लेते हैं। प्रोग्राम तो मेरा यही का यही रहेगा, सेम टू सेम। इसमें भी 2 नंबर लेने थे, इसमें भी 2 नंबर लेने थे, क्योंकि आउटपुट भी सेम रहेगा, स्टाइल अलग है खाली। 6 नंबर और
यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट माई बुक्स आईडी रेंज ए और बी। अब यहाँ देख लो भाई 0 है ना, हाँ है। अब रन करते हैं, स्टॉप रन। सिक्स नंबर, बुक नंबर 5 से बुक नंबर 7 तक के बीच में आउटपुट सेम आएगा। क्वेरी भी सेम बनी है। पहले वाले की क्वेरी फंक्शन के नाम से डिजाइन हुई थी, दूसरी बार की क्वेरी हमने @query में लिख डाली, बस इतना फर्क है। बाकी क्वेरी वगैरह आपकी सेम है, आउटपुट सेम है। कल को आ जाएगी। लाइन नंबर 24 और लाइन नंबर 21 में कोई फर्क नहीं है। एक में हमने @query से SQL लिखा है और एक में ऑटो जनरेटेड क्वेरी है, जो कि क्वेरी फ्रेम हो रही है DSL के थ्रू। आपका इससे भी मन नहीं भर रहा है तो आप एक और डिजाइन ले लीजिए। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखा, फंक्शन का नाम बदल देता हूँ, नेटिव SQL। पैरामीटर भी सेम है और यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ भाई, ये वाला पकड़ लेता हूँ मैं, उसको क्वेरी को ही बता देना है कि भैया आप नेटिव हैं। ये मैंने हेल्प के लिए निकाला है। यहाँ से मुझे नेटिव क्वेरी लिखना है, कॉपी पेस्ट, खत्म। क्वेरी तो मैं यहाँ से चोरी करूंगा जो आइबर्ट नेट अंकल ने बनाया था, ये वाला। कॉलन A, कॉलन B। क्वेरी वैल्यू भी पास करना है। अगर ये एक पैरामीटर पास किया ना, वैल्यू इक्वल, ये नेटिव वाला वैल्यू भी पास करना है। इसलिए थोड़ी शक्ल हम छोटी कर लेते हैं। रहने दो, क्या करना है छोटा करते हैं। मेरा चॉइस नंबर बन जाएगा 7। इसमें क्या है कि आप क्वेरी को डेटाबेस की क्वेरी के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। 7 नंबर ले लेता हूं। बाकी पैरामीटर स्टाइल सेम है, इसी में है ना, नेटिव SQL। आप देखिए यहाँ पे पहले वाले में सिर्फ एक पैरामीटर दिया है, दैट इज HQL। दूसरे वाले में हमने बताया कि पहला वैल्यू इक्वल टू सम क्वेरी, दूसरा नेटिव इक्वल टू ट्रू। हमने हाइबरनेट को या स्प्रिंग डेटा को पहले ही बता दिया। आप कुछ इंजीनियरिंग मत करना, हमने बिल्कुल प्लेन SQL की क्वेरी दी है। किस चीज की क्वेरी दी है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दी है। आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, सीधा के सीधा ये क्वेरी ले जाके रन करा देना है, जो आउटपुट बने उसको ले आना है। तो ये जो कॉल हुआ 7 नंबर ऑप्शन में, नेटिव SQL वाला फंक्शन कॉल हुआ। फिर से रन कर लेते हैं एक बार, आउटपुट सेम आएगा। नंबर 5 से शुरू करो, 7 पे खत्म करो। उश,
बुक आईडी वाज नॉट फाउंड इन द रियल सेट। कॉलम एज इट इज देना पड़ेगा, जो कि हमारे पास @ कॉलम में हमने डिफाइन किया हो। सिंपल लिखो भाई, जो है सो लिखो। बुक अंडरस्कोर आईडी कॉमा बुक अंडरस्कोर नेम। एज वेज करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब जितना प्लेन हो सके उतना प्लेन लिखो। अलियास लगाने से मैपिंग नहीं हुई, सारे अलियास हटा दिए, सीधी प्लेन क्वेरी। Select book ID underscore book name from book where book ID greater than A and book ID greater than less than equal to B. पांच और सात किया, सॉरी 4 और 7 किया था, इसलिए 5, 6 और 7 तीन ऑप्शन आ गए। 4 से बड़े 5, 6 और 7 के बराबर तक 7। तो यहाँ पे आपने देखा हमने ये तो हमारा हो गया डिफाइन योर नेटिव एसक्यूएल। नेटिव एसक्यूएल ये हो गया आज का टॉपिक कि हमने क्वेरी बनानी है। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, एक डीएसएल, दूसरा एचक्यूएल और तीसरा एसक्यूएल। लेकिन अगर आप सही मायने में हाइबरनेट यूज करना चाहते हैं तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको नेटिव क्वेरी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नेटिव क्वेरी यानी कि प्लेन एसक्यूएल लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 99% काम जो है वो डीएसएल में हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर लिखा है ना, फाइंड बुक बाय बुक आईडी ग्रेटर देन एंड बुक आईडी लेस देन इक्वल, ऑर्डर बाय बुक आईडी। इस तरीके की जो इंग्लिश बनेगी ना, इसी से आपका 99% 98% काम हो जाएगा। जो 1% काम बचेगा, जहां पे आपको लगेगा कि मुझे क्वेरी लिखनी चाहिए, लिखनी पड़ेगी, हो नहीं रहा है, मैं उसको अपने रिक्वायरमेंट को इंग्लिश के स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपका काम वो एचक्यूएल में हो जाएगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही आपको हाइबरनेट के थ्रू क्वेरी लिखनी चाहिए या लिखने की नौबत आएगी। उसके लिए भी हमने जरिया दे रखा है, @ क्वेरी में पैरामीटर पास कर दीजिए, वैल्यू में आप अपना एसक्यूएल पास कर दीजिए और नेटिव क्वेरी को ट्रू कर दीजिए। तो हाइबरनेट को पता लग जाता है कि भैया ये एसक्यूएल है और इसका कुछ नहीं करना है, इसको सीधा एग्जीक्यूट कर देना है और काम खत्म करना है। कोई डाउट हो तो बताइए। हेलो सर अभी देखना पड़ेगा। हाँ, आप देखिए, टाइम लगाइए। और ये जो क्वेरी डीएसएल की जो फ्रेमिंग है ना, ये फ्रेमिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको फ्रेम कर सकते हैं डीएसएल को, उतनी ज्यादा सिचुएशंस को आप हैंडल कर लेंगे। देखिए, नॉर्मल सिनेरियो में आपको रिकॉर्ड को स्टोर करना है, सिलेक्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। थोड़ा सा जब आप रिपोर्टिंग वगैरह का काम करते हैं तो आपको सर्च करना है। जब आप सर्च करते हैं तो थोड़ा एडवांस सर्च करना है। जब आप एडवांस सर्च करते हैं तो आपको होता है कि जिसकी सैलरी इससे ज्यादा हो, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालो, ये करो वो करो। उन सब के लिए आप डीएसएल को यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मैंने शायद 1 या 2 एचक्यूएल लिखी हुई है, और एसक्यूएल तो कोई नहीं लिखी हुई है, सब ऊपर ऊपर से निकल जाता है। ये जो इंग्लिश बनाई है ना, फाइंड बुक बाय बुक आईडी, इस तरीके के ही स्टाइल में प्रोजेक्ट बन सा जाता है। कभी कभी जरूरत पड़ती है एचक्यूएल की, अदरवाइज नेटिव एसक्यूएल की तो कभी जरूरत नहीं पड़ती है, काम हो जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो मैंने आपको बताया कि नेटिव क्वेरी को ट्रू करके आप अपने नेटिव क्वेरी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
माइंड को क्लियर रखिए, जितना ज्यादा क्लियर रखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। और जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आप पढ़ते हैं उसमें डेट देख के पढ़िए। अगर आप 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल पुराने ट्यूटोरियल्स को रेफर करेंगे तो उनमें जो क्लासेस, जो ऑब्जेक्ट्स, जो फंक्शंस उन्होंने दिखाए होंगे वो आपको आज की लाइब्रेरी में दिखेंगे भी नहीं। बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है ये। ठीक है सर, आज के लिए इतना काफी है। मैं इसको गिट पे कमिट कर देता हूँ, आप लोग सोर्स को चेकआउट कीजिए और अपना काम कीजिए। सर एक ये पूछना था, ये जो IEEE और ऑप्शनल और करेक्शन यूज करते हैं, ये किस किस कंडीशन में यूज करते हैं सर? आपको जैसे आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया तो आप पहले मन में सोचते हैं कि ये फंक्शन से एक रिकॉर्ड आएगा कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, अगर एक रिकॉर्ड आएगा तो आप ऑप्शनल लगा देते हैं कि भाई एक रिकॉर्ड आएगा, और हो सकता है वो एक रिकॉर्ड भी ना आए। जैसे मान लो मैंने लिखा है फाइंड बुक बाय बुक नेम एंड्स विद सम सर्च। अब मान लो मैं सर्च में डाल देता हूँ जेड 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 जेड, मेरे पास ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें एंड में जेड 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 लिखा हो, तो यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। तो उसके आगे हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट बोला कि ऑप्शनल है, एक आएगा और वो एक भी ऑप्शनल है। जावा की टेक्नोलॉजी में आप अगर लिस्ट रिटर्न करते हो तो वो कभी भी नल नहीं होगी, एम्प्टी हो सकती है। अगर आप नल एरे रिटर्न करते हो तो आपका प्रोग्राम का लिखने का स्टाइल गलत माना जाएगा। ठीक है, इसलिए उसमें ऑप्शनल नहीं लगाया है, किसी भी लिस्ट वाले में ऑप्शनल नहीं लगाया है। उसके बाद बात आती है कलेक्शन और आइटरेबल या एरे लिस्ट, वो आपकी चॉइस है। आप जितना बेसिक लोगे आपको उतने कम सीपीयू में, कम प्रोसेसिंग पावर में काम हो जाएगा। और जितना आप अगर कलेक्शन से आइटरेबल करेंगे थोड़ा ज्यादा लगेगा, आइटरेबल को एरे लिस्ट करेंगे थोड़ा और ज्यादा लगेगा, होने को सब हो जाता है, चलेगा तीनों ही। ठीक है, ठीक है सर। तो पहले तो एकदम से क्लियर रखना है कि मेरा फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, एक करेगा, एक से ज्यादा करेगा, एक भी नहीं करेगा। अगर एक से ज्यादा करेगा तो वो ऑप्शनल नहीं होगा, क्योंकि जावा का डिजाइन कहता है कि अगर आप लिस्ट दे रहे हो तो नल नहीं दे सकते हो, लिस्ट में ब्लैंक दे सकते हो, मतलब 0 साइज लिस्ट देनी पड़ेगी आपको, एम्प्टी लिस्ट हम बोलते हैं। और जब हमारा जो डाउन द लाइन जो डेवलपर होता है वो जब काम करता है तो वो देखता है कि लिस्ट आ रही है तो डॉट इज एम्प्टी चेक करेगा, नल कभी चेक नहीं करेगा। और अगर उसको नल चेक करना पड़ रहा है तो उससे ऊपर वाले प्रोग्रामर ने गलत लिखा है। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जावा के जिसको हम फॉलो करते हैं। तो मैं इस कोड को गिट पे डाल देता हूँ, आप लोग गिट से कोड को निकालो और यहाँ पे आप जितना मर्जी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाओ। अभी तो फिलहाल हमारे टेबल में एक ही कॉलम है, मतलब 2 ही कॉलम है, बुक आईडी और बुक नेम। आप चाहो तो अपने एंड से और 1-2 एंटिटी बना लो, उन एंटिटीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐड कर दो। जैसे एम्प्लॉय बना लो, एम्प्लॉय में सैलरी, डिपार्टमेंट, पिन कोड, एड्रेस, कंट्री, क्वालिफिकेशन, 4-5 और वेरिएबल डाल दो। जितने वेरिएबल डालोगे, मैंने कम इसलिए डाला है ताकि मुझे यहाँ पे कम इनपुट लेना पड़े। नहीं तो ये वाला जो था ना, जब हमने बोला था कि ऐड न्यू बुक, तो मेरा छोटा सा प्रोग्राम बना था तो भैया बुक का नाम बताओ और बुक का रिकॉर्ड ऐड कर दूं। अब अगर बुक के टेबल में मैं 5 प्रॉपर्टी लेता तो मुझे 5 बार लिखनी पड़ती। सेम चीज, एंटर बुक नेम, एंटर ऑथर नेम, एंटर नंबर ऑफ पेजेस, एंटर आईएसबीएन, एंटर प्राइस। तो अभी हमारे को पीओसी करना है तो हमने 2 कॉलम से कर लिया। लेकिन आप ये याद रखिए, जो चीज एक कॉलम के लिए चलती है ना वो सभी 50 कॉलम के लिए भी चल जाएगी। जो चीज एक क्लास के ऊपर काम करती है वो उस जैसे और दूसरे 50 क्लासेस के ऊपर काम कर जाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करना इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई, बुक एक क्लास थी, बुक आईडी एक प्रॉपर्टी थी और ग्रेटर देन एक टास्क था। तो बुक बाय बुक आईडी ग्रेटर देन, एंड देन ग्रेटर देन लगाया है तो इसका मतलब एक वैल्यू चाहिए, तो इंट ए वो साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद बुक आईडी लेस देन इक्वल, अच्छा ठीक है, बुक आईडी में लेस देन इक्वल देखना है और लेस देन इक्वल के लिए एक प्रॉपर्टी चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए इंट बी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद आप इसके अंदर 4 कॉलम के साथ काम करो, 5 कॉलम के साथ काम करो
या आप अंदर में इंट ए बी के जैसे 10 पैरामीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब चल जाएगा। एक चलेगा, जिस स्टाइल में एक चलेगा उसी स्टाइल में 10 चलेंगे। पहले वाले में जो था फाइंड बुक बाय बुक नेम एंड्स विद, उसमें क्या था, सिर्फ हमने एक दिया था कि बुक का नाम एंड होना चाहिए इससे, तो उसमें एक इनपुट था। बुक का नाम स्ट्रिंग था, इसलिए उसमें स्ट्रिंग की इनपुट थी, स्ट्रिंग सर्च। दूसरे वाले फंक्शन में हमने आईडी के ऊपर काम किया और 2 बार उसको हमने काम दिया कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो इनपुट में देखेंगे हमने 2 इंटीजर वेरिएबल लिए हैं, इंट ए और इंट बी। ए जो है वो फर्स्ट के लिए और बी जो है वो सेकंड के लिए। थर्ड फंक्शन में हमने बोला काम तो हम वही करेंगे, लेकिन हमारा जो है वो पैरामीटर बना दो, क्योंकि हम क्वेरी लिखना चाहते हैं। तो हमने इंट ए और इंट बी के आगे में @param a और @param b लिख दिया और उसी ए और बी को ऊपर की तरफ क्वेरी में डाल दिया, कॉलन ए और कॉलन बी। तीसरे वाले फंक्शन में, उसके बाद वाले फंक्शन में हमने बोला भाई एचक्यूएल तुम रहने दो, हम प्लेन एसक्यूएल लिखेंगे। तो हमने प्लेन एसक्यूएल लिखा, तो उसमें आपको जो कॉलम के नेम्स थे वो बुक अंडरस्कोर नेम हो गए और जो कॉलम आईडी कॉलम थी वो बुक अंडरस्कोर आईडी हो गई। ये बिल्कुल डिक्टो आपका एसक्यूएल का क्वेरी हो गया। तो हमें कॉमा लगा के नेटिव क्वेरी इक्वल टू ट्रू करना पड़ा। इन सब को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस बनाए हैं, जो कि सिमिलर इनपुट लेते हैं और सिमिलर आउटपुट देते हैं, लेकिन सबका स्टाइल अलग अलग है। 5, 6 और 7 इनपुट सेम है, आउटपुट सेम है, स्टाइल अलग अलग है। एक DSL है, एक HQL है, एक नेटिव है। ठीक है, कोड आपको कमिट मिल जाएगा गिट में, और आपको प्रैक्टिस करनी है, जान लगा के प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। जो चीज आपका एक कॉलम एक टेबल के लिए वैलिड है, वो चीज आपके 10 टेबल और 50 कॉलम के लिए भी वैलिड रहेगी, नो प्रॉब्लम। आपको आज रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सर। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, बाय बाय।